नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने एक बार फिर भारत की छवि को दांव पर लगा दिया है। एक पत्रकार के सीधे से सवाल का जवाब मोदी नहीं दे पाए और जवाब देना तो दूर, मोदी ने इतनी हिम्मत भी नहीं दिखाई कि रुककर सवाल सुनते और कम से कम यही कह देते कि मुझे जवाब नहीं देना है। नॉर्वे की पत्रकार हेली लिंग ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को देखिए। हेली लिंग की ये वीडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसमें हेली लिंग कह रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, आप दुनिया के सबसे आजाद प्रेस से कुछ सवाल क्यों नहीं ले रहे हैं। दुनिया के सबसे आजाद प्रेस, आपको यहां बता दूं कि नॉर्वे दुनिया में प्रेस फ्रीडम में नंबर 1 पर है, लेकिन नरेंद्र मोदी सिर झुकाकर जाते दिख रहे हैं। आप तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी, या देखिए हाथ मिलाते हैं, ये यहां नॉर्वे के प्रधानमंत्री हैं, फिर नरेंद्र मोदी, और इसके बाद सवाल जवाब, क्योंकि दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इसके बाद चले जाते हैं। यहां पीछे से हेली लिंग जो है वो बोल रही हैं कि आप कम से कम सवाल का जवाब दे तो दीजिए कुछ सवाल तो, लेकिन हेली लिंग की बात यहां पर सुन नहीं रहे हैं नरेंद्र मोदी और आगे चले जाते हैं, बढ़ जाते हैं, सिर झुकाकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक तमाम प्रधानमंत्रियों को आप लोगों ने देखा होगा, और इन तमाम प्रधानमंत्रियों ने जिस भी देश में वो गए, पत्रकारों ने उनसे जो भी सवाल किए उनका जवाब उन्होंने दिया। ऑन बोर्ड देते थे, जहाज में भी देते थे, जहाज से उतर के देते थे, आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उस देश में देते थे, दो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का जवाब लेते थे, देते थे, सब कुछ होता था, सवाल लेना, जवाब देना, सब कुछ होता था। और ये पहली बार ऐसा है कि पिछले 12 साल से हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस न हिंदुस्तान में किए और न ही बाहर उन्होंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा, वो भी बताता हूं। लेकिन मोदी तो शर्मिंदगी और कायरता का नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, आप जानते हैं। बीजेपी के समर्थक अब हेली लिंग को सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी बीजेपी की फजीहत हो रही है, क्योंकि उसी समय नेहरू जी और इंदिरा गांधी की अंतर्राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो भी शेयर हो रहे हैं। फिर बीजेपी का कर ले इन नेताओं से मोदी की तुलना जितनी करनी है। खैर, राहुल गांधी बार बार बता रहे हैं कि मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, और इस घटना के बाद भी राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है। उन्होंने क्या लिखा राहुल गांधी ने, जरा इसको देखिए। लिख रहे राहुल गांधी कि जब छिपाने के लिए कुछ नहीं होता, जब, और ये दरअसल लिखा तब है जब हेली लिंग जो हैं वो ट्वीट करती हैं, और हेली लिंग के ट्वीट को कोट करते हुए यहां पर राहुल गांधी लिख रहे हैं। हेली लिंग ने यहां लिखा है, सबसे पहले उसको देखिए, कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अब मुझे उनसे ऐसी उम्मीद, और मुझे उनसे उम्मीद भी नहीं थी। नॉर्वे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले स्थान पर है, जबकि भारत फिलिस्तीन, अमीरात और क्यूबा के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए 157वें स्थान पर है। जिन शक्तियों के साथ हम सहयोग करते हैं उनसे सवाल करना हमारा कर्तव्य है। इसके बाद इसी को कोट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा है कि जब छिपाने के लिए कुछ नहीं होता तो डरने की कोई बात नहीं होती। जब छिपाने के लिए कुछ नहीं होता तो डरने की कोई बात नहीं होती। जब दुनिया एक कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री को कुछ सवालों से घबराते और भागते हुए देखती है तो भारत की छवि पर क्या असर पड़ता है। यहां पर सवाल कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं कहा है, क्योंकि मोदी मंच से उतरने की जगह रुकते और कहते कि पूछिए क्या सवाल है, क्या पूछना चाहती हैं आप। आपके तो शायद उनकी मजबूत छवि होती, नजर आती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो निकल लिए। लेकिन मंच से सिर झुकाकर उतरते हुए प्रधानमंत्री लाचार दिखे। ऐसे ही अमेरिका में पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्होंने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मजबूरी हो गई कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, और उसमें नरेंद्र मोदी से अडानी मसले पर सवाल पूछ दिया गया तो उन्होंने हाथ हिलाकर भारत की वसुदैव कुटुंबकम परंपरा, लोकतंत्र, इन सब की बातें की थी, आपको याद होगा, और अपनी असहजता को उन्होंने ढकने की असफल कोशिश की थी। याद है ना आपको किस ढंग से वहां पर उन्होंने कहा था। खैर, मोदी और बीजेपी शायद इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि दुनिया यह नहीं देखेगी कि आपको कितने देशों ने सर्वोच्च सम्मान दिया है, कितने राष्ट्राध्यक्षों को आप नाम से दोस्ताना तरीके से पुकारते हैं, कितनों को गले लगाकर हा हा ही करते हैं। यह सब दुनिया नहीं देखेगी। दुनिया क्या देखती है? वो देखती है अंतर्राष्ट्रीय दौरों पर
प्रधानमंत्री पद की गरिमा देखती है। और प्रधानमंत्री पद की गरिमा तभी बनी रहेगी जब आप एक सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता के तौर पर पूरी जिम्मेदारी के साथ सारे सवालों का जवाब देंगे। लेकिन यहां जिम्मेदारी किस चिड़िया का नाम है कुछ पता ही नहीं। दरअसल नॉर्वे प्रेस फ्रीडम में पहले स्थान पर है, फर्स्ट नंबर पर है प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी के नाम पर अगर जो है प्रेस फ्रीडम में नंबर 1 पर है नॉर्वे। और भारत की हालत है कि गिरते गिरते 157वें नंबर पर भारत पहुंच चुका है। भारत की साख यहां तक गिर चुकी है और ये प्रेस फ्रीडम की बात कर रहा हूं। इसीलिए नॉर्वे में हुआ ये प्रकरण अब दुनिया की नजर में आ जाएगा और हमारे नॉर्वे के संवाददाता कोशिश करूंगा कि वो जुड़ पाएं, लेकिन आपको बता दूं वो बता रहे हैं कि कल से लेकर आज तक लगातार इसी की चर्चा वहां के लोकल टेलीविजन पे हो रही है, लगातार हो रही है। और ये प्रेस फ्रीडम की है रिपोर्ट है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की रिपोर्ट, ये अलग 157वें नंबर पर यहां पर। खैर, तो ये प्रकरण है। प्रेस फ्रीडम के अलावा मानवाधिकार, निष्पक्ष चुनाव, अल्पसंख्यकों की रक्षा जैसे मुद्दों पर भी दुनिया की निगाहें जो हैं वो भारत पर हैं। अभी मोदी पश्चिम बंगाल जीतकर जश्न मनाकर, उस जीत का जश्न मनाकर यूरोप पहुंचे तो वहां बांग्ला परंपरा के अनुसार अपना स्वागत, ये देख लीजिए, बांग्ला परंपरा के अनुसार स्वागत करवा रहे हैं। इससे पहले कभी बांग्ला परंपरा के अनुसार स्वागत नहीं करवाया। जहां चुनाव होता है या चुनाव जीत के गए, उसके बाद आपको याद होगा जय श्री राम से इन्होंने जय जगन्नाथ कैसे शिफ्ट कर दिया था। जब ओडिशा जीते थे तो वहां जय जगन्नाथ कहने लगे और यहीं पर, ये नहीं कि ओडिशा जाकर दिल्ली में अपने कार्यालय मुख्यालय में जय जगन्नाथ कहने लगे। तो सब जिस वक्त आपके दिमाग में, अगर किसी इंसान के दिमाग में 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ चुनाव दिखे और चुनाव के इर्द गिर्द ही आपकी पूरी की पूरी जो आपका क्रियाकलाप है वो दिखे, आप प्रधानमंत्री हैं, आपको अभी तक ये लगता ही नहीं है। आपको सिर्फ लगता है कि मुझे इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से तुलना करनी है, उनसे आगे निकलना है। तो क्या किया जाए। खैर, ये बांग्ला परंपरा के अनुसार अपना स्वागत सत्कार भारतीय समुदाय से करवाकर इस जीत को रेखांकित करने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने की है। लेकिन इसी बंगाल चुनाव में SIR से लेकर वोटों की गिनती में सुस्ती और केंद्रीय बलों का प्रयोग जैसे कई मुद्दों पर बीजेपी और चुनाव आयोग पर सवाल उठे हैं। टीएमसी के प्रभाव वाले विधानसभा क्षेत्र फलता की बात करना यहां जरूरी है, क्योंकि फलता की जो सीट है, फलता सीट, उसका चुनाव रद्द कर दिया गया था और री इलेक्शन करवाना था जो 21 तारीख को होना है। इसी 21 को, आज 19 तारीख है, आज से ठीक 3 दिन बाद 21 को वहां चुनाव आयोग ने पूरा चुनाव ही रद्द कर दिया था, आपको याद होगा, और फिर से चुनाव करवाने की घोषणा की थी। परसों फलता में वोटिंग होगी। लेकिन इससे पहले आज टीएमसी के कैंडिडेट जहांगीर खान ने यह कहते हुए अपना नाम वापस ले लिया है कि सीएम शुभेंदु अधिकारी यहां के विकास के लिए काम कर रहे हैं। जबकि इन्हीं जहांगीर खान को आईपीएस अजय पाल शर्मा ने, आपको याद होगा अजय पाल शर्मा के बारे में हम लोगों ने काफी चर्चा की थी। अजय पाल शर्मा ने किस तरह नाम लेकर सरेआम धमकाया था, यह भी सबने देखा है। तो ऐन चुनाव के पहले टीएमसी कैंडिडेट का पीछे हटना यह बता रहा है कि बीजेपी बंगाल में जीत कर भी डराने धमकाने की रणनीति से बाज नहीं आ रही है। फिर किस तरह स्वतंत्र चुनाव और लोकतंत्र के सम्मान का दावा मोदी करते हैं। खैर, मोदी तो भारत की आर्थिक मजबूती की बात भी करते हैं, लेकिन इस बारे में राहुल गांधी ने आज क्या कहा है। दरअसल आज राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पे हैं, लखनऊ पहुंचे, लखनऊ से रायबरेली वो गए कार से, और उनसे पत्रकारों ने जब सवाल किया तो जवाब में उन्होंने क्या कहा है, इसी आर्थिक मजबूती के बारे में, नरेंद्र मोदी की भारत की आर्थिक मजबूती के बारे में जरा सुनिए राहुल गांधी से। अब आर्थिक तूफान आ रहा है और उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया है अदानी अंबानी वाला, वो अब खड़ा नहीं रहेगा, वो टूटेगा पूरा का पूरा। और दुख की बात है कि नुकसान आम जनता को, मतलब वो अपने महलों में बैठे रहेंगे और यूपी के जो युवा हैं, यूपी के की जो जनता है, उनको पूरा का पूरा शॉक उनको लगेगा। जो आर्थिक शॉक आ रहा है वो अब अदानी अंबानी को नहीं लगेगा, मोदी को नहीं लगेगा, अब उत्तर प्रदेश और देश के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे बिजनेस वालों को लगने वाला है। और ऐसे लगने वाला है जो शायद
बहुत सालों में नहीं हुआ है। तो बहुत बहुत कठिन समय आ रहा है। एक्शन लेने के बजाय नरेंद्र मोदी देश से कह रहे हैं कि फॉरेन ट्रिप पर मत जाओ, और नरेंद्र मोदी दुनिया का चक्कर काट रहे हैं। तो ये हालत है। जी, यहां सुन रहे थे आप राहुल गांधी की बातें। राहुल गांधी ने रायबरेली में दिए अपने इस बयान के साथ राहुल गांधी ने क्या कुछ लिखा है, जरा वो भी देखिए। लिख रहे राहुल गांधी, एक भयंकर आर्थिक तूफान सर पर है। 12 साल में मोदी जी ने जो ढांचा खड़ा किया वो सिर्फ अदानी और अंबानी के लिए था, और अब वही ढांचा भरभरा कर ढहने वाला है। चोट उन्हें नहीं लगेगी, उनके पास निकलने के रास्ते हैं। चोट आपको लगेगी, युवाओं को, गरीबों को, मध्यम वर्ग को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को, जो कभी इस ढांचे का हिस्सा थे ही नहीं। अपने आसपास देखिए, क्या आप उस ढांचे का हिस्सा हैं या उस तूफान का शिकार? यह सवाल कर रहे हैं राहुल गांधी। आप जानते हैं कि आज पेट्रोल और डीजल फिर से महंगा कर दिया गया है। आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो बता दूं कि आज सुबह सुबह 90 पैसा पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा दी गई। इससे पहले सीएनजी इसी तरह 2 किस्तों में बढ़ाई गई थी। 2 किस्तों में आपने देखा सीएनजी को भी महंगा कर दिया गया था। तो ये महंगाई कहां जाकर थमेगी पता नहीं, लेकिन मोदी जनता को बर्बादी की तरफ धकेल कर खुद विदेश घूम रहे हैं और अपने उद्योगपति मित्रों के लिए काम किए जा रहे हैं। आज रायबरेली में राहुल गांधी ने इस बारे में भी जनता से बात की और साथ ही मीडिया को भी नसीहत दे दी कि वो थोड़ा अपना काम कर ले। आइए जरा सुनिए राहुल गांधी को। और ये मीडिया वाले जो हैं, इनको मैं मीडिया वाले कहता हूं, बट ये है अदानी वाले, अंबानी वाले। ये उल्टा सीधा सवाल पूछते हैं बीच में, और फिर मुझे कहते, बंद कमरे में मुझे कहते, भैया देखिए हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमें अपने बच्चों को खाना खिलाना है, हमें सैलरी की जरूरत है, इसलिए हम बोलते हैं। थोड़ा अपना भी काम कर ले भाई, अपना जर्नलिस्ट है, अपना थोड़ा काम कर ले, थोड़ी सी शर्म रखो, जनता की रक्षा करो, अदानी की बात उठाओ। आपने भैया कभी मीडिया में देखा है कि किसान भूखा मर रहा है? कभी देखा है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है? कभी देखा है कि भैया किसान के पास मतलब खाने को पैसा नहीं है? नहीं, कभी नहीं दिखेगा। मगर आपको अदानी जी, अंबानी जी की शादी दिखा देंगे, डांस गाना दिखेगा उसमें। 24 घंटा क्रिकेट की बात होगी, उसमें आपको अमिताभ बच्चन का डांस भी दिखा देंगे, मगर जो आपके मुद्दे वो कभी नहीं दिखाएंगे, और फिर उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे। तो सुन रहे थे आप, यहां पर राहुल गांधी साफ साफ मीडिया पर भी यहां बरस रहे हैं, और राहुल गांधी बता रहे हैं, और बरसे क्यों नहीं, जरूरत भी है, क्योंकि आखिर देश में जो चल रहा है उससे उसकी चिंता नेता प्रतिपक्ष न करे तो कौन करे। इसके अलावा नोटबंदी, परिसीमन और महिला आरक्षण का खेल, एसआईआर, चुनाव चोरी, पूंजीपतियों की मदद, मनरेगा खत्म करना, संसद में राहुल गांधी को बोलने न देना, ऐसे तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जमकर घेरा है। राहुल की बात का कोई सटीक जवाब बीजेपी के पास नहीं है, और इसके बदले फिर से गांधी परिवार की बुराई करना या नेहरू जी को देश की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहराने का काम मोदी या बीजेपी कर सकते हैं। लेकिन क्या इसके बाद देश को बचा पाएंगे नरेंद्र मोदी? आज इसी की चर्चा करेंगे। और इन सबके बीच जरा अभी हम बात कर रहे थे, शुरुआत जहां से हमने शुरुआत की और हेली लिंग की शुरुआत की। हेली लिंग ने हमारे संवाददाता से बात की है, क्या कुछ कहा है आपको बता दूं। हेली लिंग पत्रकार हैं और वो बेसिकली रह रही हैं पिछले 3 साल से नॉर्वे में, ओस्लो में, और मूल रूप से अमेरिकन हैं, और उसके बाद ओस्लो में ये वहां का दैनिक अखबार है ओस्लो का दाग अविसेन दैनिक में काम करती हैं, उसकी पत्रकार हैं, आज काफी चर्चा में हैं। इन्होंने क्या कुछ कहा है डीबी लाइव से बात करते हुए, जरा सुन लीजिए। Yes, Haley Ling, you are journalist in Dagsavisen in Oslo. It is a national newspaper in Norway. And please, can you tell me when our Indian Prime Minister did not give the answer for interview, and I think it is. What do you feel? Of course, we were not expecting the Indian Prime Minister to answer any of our questions on this visit. This visit was,
they did this on his terms and no questions. Usually when Nordic leaders come here, they will answer questions, not today. And that says something about the mood Modi has set. But of course, as a free press and also working in one of the freest countries in the world, the most free, it's our job to also try to ask Prime Minister Modi questions, although those questions he might not want to answer. So that was also why I tried to ask the question, because it's my job and also my duty on behalf of the Indian people too, and the people that might be struggling with human rights violations or struggling to exercise press freedom in a country that is falling on the international the Reporters Without Borders Press Freedom Index. Yes, Heli Ling, please can you ask the question? Can you tell the questions if Modi is sitting here? What you will ask him? First of all, I would have liked to ask him why there has not been one press conference in India for the Indian press the last 12 years that he's been governing the country. That would have been interesting to know. I would also try to question him on what he can and will do to make sure that there will be no human rights violations in the country, and also to just basically increase your standards among the international society and have better ratings. तो सुन रहे थे आप यहाँ हेली लिंग को, और इन्होंने डीबी लाइव से बात करते हुए अपनी पूरी बात रखी है। थोड़ा इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा है, इसे आप बाद में हमारे चैनल पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि भारत में प्रेस की आज़ादी और उसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार, इन तमाम मसलों को पूरी दुनिया जानती है, और इन सब का जिक्र यहाँ कर रही हैं हेली लिंग, और पूछ रही हैं कि भारत के प्रधानमंत्री आखिर इन सब सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं, क्यों भागने की कोशिश करते हैं, क्यों इन्होंने सवालों का जवाब नहीं दिया, क्यों नहीं रुके। ये सारे सवाल यहां पर ये कर रही हैं। इन्होंने कहा है कि इन्होंने राहुल गांधी से भी समय मांगा है, और इंतजार है कि राहुल गांधी क्या उनके सवालों उनको इंटरव्यू देने के लिए हामी भरेंगे। ये भी इन्होंने हमसे बातचीत में हमारे संवाददाता सुरेश चंद्र शुक्ल से बात करते हुए इन्होंने ये बात भी कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और देश से लेकर विदेश तक कैसे फजीहत हो रही है और कैसे आने वाला है सियासी तूफान, इसकी हम बात करते हैं। जरा हमारे साथ तमाम हमारे साथियों को ले आइए स्क्रीन पर और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे। देखिए यहाँ पर 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अमरिंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, अनिल सिन्हा जी हैं और प्रेम कुमार जी हैं। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपके पास सीधे कैसे देखा जाए, अभी हम हेली लिंग को भी सुन रहे थे, एक्सक्लूसिव बातचीत हमारे लिए, और उसके अलावा आप देखिए कि यहां हिंदुस्तान में जो चल रहा है, हिंदुस्तान हो या विदेश हो, भारत से बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। इस बार की ये यात्रा प्रधानमंत्री के लिए शायद उतनी अच्छी नहीं रही। भले डांस देखना बाकी ये सब होता है, स्वागत होता है, जो भी प्रधानमंत्री जाते हैं स्वागत करवाते हैं, होता है स्वागत, लेकिन इस ढंग से इसका प्रचार प्रसार पहले नहीं होता था। शायद अब सोशल मीडिया ज्यादा एक्टिव है, ये भी कह सकते हैं। लेकिन चाहे वो डचलैंड हो यानी नीदरलैंड्स हो, वहाँ के प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे कह दिया प्रधानमंत्री को कि आपके यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, ये सारी चीजें हैं। इस पर बवाल मचा, फिर बवाल यहां मच गया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बवाल मचा, और वहां भी हेली लिंग ने सवाल पूछे, लेकिन उन सवालों का जवाब वहां भी नहीं दिया गया। ये भी है। जरा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर ले आइए, जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर अपने पास है, और वहां भी सवाल पूछे गए थे। अभी दिखाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन आपकी बात जरा लाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस को जरा स्क्रीन पे ले आइए। Hi, my name is Helle. I'm come from the Norwegian newspaper Dagsavisen. I am wondering, as we strengthen our partnership, why should we trust you? Can you promise that you will try to stop the human rights violations that goes on in your country? And यहां सीधे सीधे why should we trust you, या ट्रस्ट की बात है स्वामी जी। हालांकि जवाब क्या मिला है अभी हम लोगों ने बात कर ली। यहां पर सीधा सीधा
जो जवाब है वो है कि भारत गांधी का देश है, भारत की पुरानी संस्कृति है और भारत क्या है। भारत पे एक अच्छा खासा आप आलेख लिख सकते हैं, लेख लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, वो सब कुछ है यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तारीफ करनी होगी कि बहुत शानदार आलेख बताया, शानदार आर्टिकल यहाँ पर लिखा जा सकता है, छापा जा सकता है। खैर, लेकिन आपकी बात स्वामी जी। देखिए राजीव जी, जो पहले कहा जाता था ना, मौनम स्वीकृति लक्षणम, अगर मान लीजिए कोई आदमी, कोई प्रेस या जर्नलिस्ट मुझसे कहे जो चीज़ सच नहीं है, तो मैं उसके 4 जस्टिफिकेशन दूंगा, 4 एविडेंसेस दूंगा कि जो बात आप कह रहे हैं वो गलत है और ये बात सही है, और मैं अपनी बात को प्रूव करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि देखिए, जर्नलिज्म में जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसका मकसद ये होता है कि जो पूरा एक लार्ज यूनिवर्स है उस तक बात पहुंचे कि सत्यता क्या है। अच्छा, वहां पे अगर ये प्रश्न पूछा गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है। अच्छा, उसके बाद ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलिए आपने बुलाया और जो वहाँ जर्नलिस्ट गए थे वहाँ पे गए थे, लेकिन वो आपके गेस्ट थे। जैसे आपने दिखाया विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी बात कर रहे हैं, पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ में आई कि IFS ऑफिसर्स इतने ज़्यादा डिस्कर्टियस कैसे हो गए, इतने ज़्यादा इंडिसेंट कैसे हो गए, क्योंकि वो जो महिला बुलाई गई थी उसको इन्वाइट किया गया था। अच्छा, वहाँ मोदी जी ने अगर जवाब नहीं दिया, और आपको याद होगा कि बाइडेन भी जब हिंदुस्तान आए थे फिर उनको यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई थी, बाहर जाके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। भाई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ही होता है कि वाद विवाद हो, बात हो, प्रश्न हो और लार्जर ऑडियंस तक वो बात जाए। देखिए, हमारे देश की राजीव जी वो परंपरा है जहां पे शास्त्रार्थ हुआ करता था, और ये हजारों साल से शास्त्रार्थ चलता था। आपने देखा कैसे शंकराचार्य मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ हुआ था। शास्त्रार्थ का मकसद क्या था? शास्त्रार्थ का मतलब ये था कि जब कोई बहुत बुद्धिमान आदमी गांव से गुजरता था और वो कहता था कि आइए अपने गांव के आसपास के कोई भी आपका बुद्धिमान आदमी हो जो मुझसे डिस्कशन करना चाहे, शास्त्रार्थ करना चाहे, और दोनों जने दोनों मंच पर बैठ जाते थे, पूरे गांव के लोग चारों तरफ इकट्ठे हो जाते थे, अलग अलग प्रश्न पूछे जाते थे और उसके बाद ये डिसाइड होता था कौन जीता कौन हारा। लेकिन अगर आप पूरी तरह से अपने को विड्रॉ नहीं देंगे, इसका मतलब जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको आप सहन कर रहे हैं, उसको आप मान रहे हैं। अच्छा, ये बात अगर नॉर्वे तक पहुंच रही है, नीदरलैंड्स के अंदर जैसे उन्होंने यहाँ डिस्क्रिमिनेशन करने की जो बात की है उसकी बात की नीदरलैंड्स के अंदर, वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी का संदर्भ लिया गया। नॉर्वे के अंदर जिस प्रकार से मोदी जी से प्रश्न पूछा गया, अगर मोदी जी ने उसका जवाब दे दिया होता कि नहीं, हमारे यहाँ इस प्रकार का एक भी आप एविडेंस ले आइए जहां पे इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो या ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ हो, तो एक कम से कम संवाद होता और विश्व वाले ये देखते कि मोदी जी अपनी बात को सिद्ध कर रहे हैं, भारत की जो हमारी प्रतिष्ठा है, हमारी जो मर्यादाएं हैं उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, और हम लोग महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के रास्ते से नहीं टिके। लेकिन प्रश्न का जवाब न देने का मतलब यह है कि आप उस चीज को स्वीकार कर रहे हैं। अब ये देखिए कि ये लेडी जो है आज के तारीख में ये पूरे विश्व में फेमस हो गई, एवरीबडी नोज हर। और एक यंग लड़की का अगर इस प्रकार से, और एक हमारे देश के अंदर जो प्रेस का बिल्कुल गला जो है घुटा हुआ है, कभी किसी का रेड हो जाती है, कभी किसी के चैनल को बंद कर दिया जाता है, कोई बता देता है कि साहब रोटी के साथ नमक खिलाया जा रहा था बच्चों को, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। कप्पन जो बेचारा यहाँ पे विजिट करने आया था एक घटना को, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर जो ये अपने दो थे जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि साहब वो दो पीठ ने ये कहा है कि बेल इज ए रूल एंड जेल इज ए एक्सेप्शन, लेकिन फिर उसको जमानत नहीं दी गई है। तो सारी चीजें देखते हुए ये लग रहा है कि जो विश्व के पटल पे जो अभी तक हम लोग 12 साल से सुनते आ रहे थे कि हमारे देश के माननीय मोदी जी का डंका बोल रहा है, तो अगर डंका नीदरलैंड्स में नहीं बोल रहा है, अगर वो नॉर्वे के अंदर नहीं बोल रहा है, और नॉर्वे वो जो कि प्रेस फ्रीडम में नंबर 1 पिछले 10 साल से है उसके अंदर नहीं बोल रहा है, तो हमारी प्रतिष्ठा गिर रही है क्या? और उसके बाद जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के ऑफिसर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब अरे भाई ये कोई, जैसे एक बार माननीय मोदी जी से भी पूछा गया था, प्रश्न कोई और पूछा गया था, जवाब उन्होंने यही दिया था, वी आर ए वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन, और हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु। अरे भाई ये बात तो सब थी, लेकिन आज के तारीख में जिस परिप्रेक्ष्य में पिछले 12 साल के अंदर जिस प्रकार से मानवाधिकार का उल्लंघन अगर हुआ है तो स्वीकार कर लीजिए, नहीं हुआ है तो उसको एविडेंस से इसके साथ प्रूव कीजिए कि ऐसा नहीं हुआ है। भाई हमने तो आज तक पूरे विश्व के अंदर राजीव जी, मुझे एक भी ऐसा राष्ट्राध्यक्ष नहीं मिला जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस न की हो, 12 साल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस न की हो। और हमारे मोदी जी इतने ज्यादा वाक पटुक हैं
और इतना ज्यादा उनको बोलने का और संवाद करने का एक्सपीरियंस है, वो जनता के दिल तक सीधे उतर जाते हैं। तो हम चाहते थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उन जो वहां पे नॉर्वे की पत्रकार ने पूछा था उसका ऐसा मुंह तोड़ जवाब देते कि ये प्रूव हो जाता कि हिंदुस्तान के अंदर मानवाधिकार नहीं हो रहा है। लेकिन प्रश्न का जवाब न देना, इसका माने आप स्वीकार कर रहे हैं कि वो बालिका जो कह रही है वो सही कह रही है और पूरे विश्व के अंदर ये मैसेज जा रहा है और सारे पूरे अखबारों के अंदर ये छप रहा है, जिससे मेरे देश की छवि और भारत माता की छवि गिर रही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और ये सवाल प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं। ये सवाल हेली ने जो उठाए हैं उसके बाद देखिए कि परिस्थितियां कितनी बदली हुई। देश भर दुनिया भर में चर्चा हो रही है हेली लिंक की। लेकिन इसके साथ एक दूसरी बात यहां आती है कि कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि हमारी छवि खराब हो रही है, तो कहा जाता है कि क्या तुम राष्ट्रभक्त नहीं हो, देश की बदनामी कर रहे हो। कौन कर रहा है देश की बदनामी? भाई एक दो सवाल ले लेने से क्या बुराई है उसमें? आपके धार्मिक स्वतंत्रता, आपके अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार, ऐसी तमाम चीजें, प्रेस फ्रीडम में भारत की का 157वां नंबर, ये सब कुछ बताता है कि कहीं ना कहीं आप कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया से भाग रहे हैं, दुनिया से भाग रहे हैं। मीडिया तो दुनिया तक पहुंचने का एक जरिया मात्र है। आप दुनिया से कुछ छिपा रहे हैं। कहां जा रहे हैं हम? और इन सब के बीच राहुल गांधी कह रहे हैं आने वाला है आर्थिक तूफान। हम कह रहे हैं कि आने वाला है सियासी तूफान। जरा बताइए। राजीव जी, बहुत मामूली सवाल था हेली लिंक का, और हम विश्व गुरु को उस मामूली सवाल से मुंह छुपा के भागते हुए देख रहे हैं। आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिएगा उसमें एक चीज और गौर कीजिएगा कि 3 लोग हैं वहां पे, और उन तीनों में सिर्फ मोदी जी के सामने ही टेलीप्रॉम्प्टर लगे हुए हैं, किसी और के सामने टेलीप्रॉम्प्टर नहीं लगे हुए। ये स्थिति आती क्यों है? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, और वो मोदी जी के नसीब में लगता नहीं हुआ। तो दिखाई दे रहा है कि अगर टेलीप्रॉम्प्टर से आप बात करेंगे बार बार, और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप अंतर्राष्ट्रीय प्रेस को संबोधित कर पाए। किस प्रधानमंत्री ने नहीं किया? हम सब ने ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स को देखा है राजीव, आपने भी ट्रेवल किया है जी। प्राइम मिनिस्टर हवाई जहाज में बुलाते थे सारे प्रेस रिपोर्टर्स को, तो खैर जहाज में जाना बंद हो गया। भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है, भारत की इज्जत क्यों है? भारत चाइना की तरह मास प्रोडक्शन का कंट्री नहीं है। भारत अमेरिका की तरह मिलिट्री सुपर पावर और टेक्नोलॉजी सुपर पावर नहीं है। तो भारत की जो सम्मान है दुनिया में, वो भारत के संविधान और भारत की जो लोकतंत्र की वजह से है। और मोदी जी ने आज वो काम किया है कि जिस वजह से भारत का सम्मान है, उस वजह को ही उन्होंने जो है वो सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया कि पूरी दुनिया में चर्चित। अभी यूरोप का टूर बाकी है, अभी उनको कल इटली भी जाना है जी। वहां भी ये स्थितियां आएंगी। भले ही उनकी जो है वहाँ की प्राइम मिनिस्टर से बड़े अच्छे संबंध हो, लेकिन वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, उनकी विचारधारा कुछ भी हो। तो यूरोप जो है वो डेमोक्रेसी का आप कहें कि पावर हाउस है, और वहाँ पे अगर आप ये एंटी डेमोक्रेसी काम करेंगे, भारत की छवि को खराब करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि भारत का जो 157वां इंडेक्स है वो इस घटना में 2 पॉइंट और नीचे गिरेगा जी। 6 पॉइंट गिरा इस साल। और ये जो पत्रकारिता का इंडेक्स भारत में प्रेस फ्रीडम का गिरता है, उसका कारण सिर्फ सरकार नहीं, अदालतें भी हैं। अभी जो प्रोफेसर स्वामी बता रहे थे तमाम किस्से, जब किसी पत्रकार को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालतें 1-1 साल तक जमानत नहीं देती हैं।
तुरंत पुलिस जैसे रिमांड मांगती वो दे देती, जबकि जानते हुए कि इस पत्रकार को गिरफ्तार उसके पत्रकारिता की वजह से किया गया है। तो ये जो 157वां इंडेक्स है उसमें भारत की न्यायपालिका भी बराबर की हिस्सेदार है उसको वहां पहुंचाने में। तो आज जो हुआ है, और ये पहली बार नहीं हुआ है, आपको याद होगा कि व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसको वहां पे एक सवाल पूछा गया, फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्टर थी सबरीना, मुझे याद आ रहा है नाम उनका, और उन्होंने सवाल पूछा था, उनको दिन यहाँ पे ट्रोल किया गया। यही हेरी लिंग के साथ हो रहा है कि पूरे जो बीजेपी का जो इकोसिस्टम है उनके पीछे लग गया है। और अफसोस की बात है कि कुछ जो है इंडिपेंडेंट पत्रकार भी शामिल हो गए उसमें, जिसको कहा जाता है शूटिंग द मैसेंजर, कि आप मैसेंजर को ही गोली मार रहे हैं इसके संदेश के जवाब देने की जगह। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और ये देश के लिए अच्छा नहीं हुआ है। दूसरी बात जो आपका दूसरा सवाल है आर्थिक स्थिति पे, मैं उस पर आऊँगा, लेकिन राहुल गांधी को एक काम जरूर करना चाहिए। राहुल गांधी दो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे कि अडानी अंबानी के लिए लगाया हुआ सिस्टम अब उसकी सांस फूल रही है। और दूसरा मीडिया पे राहुल गांधी ने कहा, मेरा सवाल है, वो बार बार हम लोग ये बात यहाँ पे करते हैं कि ये रेडियो रवांडा जैसा जो मीडिया भारत में है उसको विपक्ष कब तक खाद पानी देता रहे, कब तक उसको ऑक्सीजन देता रहेगा। आप आलोचना भी करते हैं, जाके वहां बैठते भी हैं, उनको स्वीकारता उनकी बनाते हैं। ये जो मीडिया है, जो सरकार के पक्षधर मीडिया है, वो बिल्कुल रेडियो रवांडा की शक्ल में सामाजिक जो है वो ताना बाना देश का उसको डिस्टर्ब करता है। उसको कब वो करेंगे। और दूसरा मेरा सुझाव है, जो कि हेली लिंग ने भी इनसे इंटरव्यू मांगा है, राहुल गांधी को इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। बुलाएं सबको, टाइम मैगजीन, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, लेर सेगल, ली मॉन, सबको बुलाएं। राहुल गांधी कैपेबल है भारत का पक्ष रखने के लिए, अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और उनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी राजीव जी, बिल्कुल, बहुत सही सलाह है प्रशांत जी। ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी को करनी चाहिए। जरा जल्दी से आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास, और जरा आपसे भी समझूं कि देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। प्रेम कुमार जी, सामने रख चुका हूं बाकी चीजें। जी, शुक्रिया राजीव जी। बीती रात से जिस बात पर हंगामा है, जिस विदेशी महिला, नॉर्वे की महिला पत्रकार ने सवाल पूछा नरेंद्र मोदी जी से और उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो क्या जवाब नहीं देने से वो सवाल कमजोर हो गए, खत्म हो गए, या और मजबूत हो गए? तो हम तो ये देख रहे हैं कि वो सवाल बहुत मजबूत हो गए हैं कि भारत वो देश जो स्वयं हमारे विदेश विभाग, विदेश मंत्रालय, जिसकी विरासत जो है बुद्ध की है, गांधी की है, अहिंसा की है, सत्य की है, महान संस्कृति रही है, उस भारत में आज पत्रकारिता और उसकी आजादी के हिसाब से 157वें रैंकिंग हमारी है। और जहां पर ये सवाल पूछे गए, सवाल पूछने वाली महिला उस देश से जहां पत्रकारिता को पहली नंबर आजादी मिली हुई है, पहले नंबर की, वहां की पत्रकार जब पूछ रही है तो वो पूछना ये बता रहा है कि वहां पत्रकारिता कितनी आजाद है। इस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सवाल से भाग हैं, वो बता रही हैं कि हमारे भारत में 157वां रैंक क्यों? जवाब तो अपने आप मिल रहा है सवाल से, और उस पर चुप्पी से ये जवाब अपने आप मिल रहा है कि 157वां रैंक क्यों है। कि जिस देश का प्रधानमंत्री 12 साल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता हो, जिस देश का प्रधानमंत्री विदेश महिला पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं देता हो,
इस देश की रैंकिंग 157, तो वो कैसे सवाल का जवाब दे? ये अपने आप में सवाल का जवाब नहीं देने से ही वो सवाल बहुत मजबूत हो गया। और भारत की नाक जो कटाने का काम है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है। पूरी दुनिया में या कहां हम विश्व गुरु बनने का दावा कर रहे थे, कहां हम 5वीं और 4थी अर्थव्यवस्था बनने का और 3री अर्थव्यवस्था बनने का सपना देख रहे थे, और उस बीच में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और तमाम बातें कह रहे थे, और उन सब के बीच में हम एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये एक स्थिति है। दूसरी स्थिति, आज जो राहुल गांधी ने रायबरेली में बात कही है वो है कि देश में आर्थिक तूफान आने वाला है, और इस आर्थिक तूफान में देश के गरीब, बेरोजगार, नौजवान ये लोग पिसेंगे, अंबानी अडानी का कुछ नहीं होगा। ये बात उन्होंने कही है, और ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राहुल गांधी ने लगातार इस बारे में देश को आगाह किया है, और वो वही रहा है जो राहुल गांधी कहते रहे। पेट्रोल डीजल के कीमत का बढ़ना जारी है। हम मीडिया में एक पहलू ये भी देख रहे हैं कि ये कहते हुए आप लोगों को सुन सकते हैं कि क्या हुआ, 2-4 रुपए बढ़ ही गए तो भाई देश संकट में है, हम दे सकते हैं, हम दे रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ग ये भी है, लेकिन ये सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमत की बात नहीं है। इस कीमत के कारण देश में जो महंगाई बढ़ रही है, बढ़ने वाली है, और ये कीमत यहीं पर रुकेगी ऐसा भी नहीं है। तो जो आने वाले दिन हैं उन्हें खतरनाक होने वाले, और उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा वहां ध्यान देने की जरूरत है। जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि इसका खामियाजा उस वर्ग को भुगतना पड़ेगा जिसके पास में पहले से कुछ नहीं है। नोटबंदी में उसकी सारी बचत निकाल ली गई थी, जीएसटी से उसके पास से सब कुछ निचोड़ दिया गया, और पेट्रोल डीजल के भी नाम पर लाखों करोड़ रुपए, 45 लाख करोड़ रुपए सरकार ने उगाही की है देश की जनता से। तो वो जनता आज उसके पास कुछ नहीं है। इसलिए वो बहुत सही बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये सोना कहां खरीद पाएगी जनता, ये कहां विदेश की सैर सपाटे को जाएगी। नरेंद्र मोदी कहां हैं, किस देश में रहते हैं, कहां रहते हैं, राहुल गांधी पूछ रहे हैं। ये क्या वो भारत के में नहीं रह रहे हैं, भारत की जनता को नहीं समझ रहे हैं कि उसके पास क्रय शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है, तबाही के कगार पर है देश। 80 करोड़ लोग तो 5 किलो राशन पर निर्भर हैं, और अब तक हमने नरेंद्र मोदी जी ने जो विदेश में भाषण दिया उसको याद करें तो जितना हम अब तक हमने उपलब्धि हासिल की, गरीबी रेखा से लोगों को बाहर निकाला, वो सब जो है मिट जाने वाला है। उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया था विदेश में, शर्म आ रही थी, लेकिन 27 और 24 करोड़ मिला के 51 करोड़ लोग अगर गरीबी रेखा से यूपीए और एनडीए सरकार में बाहर निकाले गए हैं, तो आज वो कह रहे हैं कि वो 51 करोड़ फिर से गरीबी रेखा से नीचे चले जा सकते हैं। और ये गरीबी रेखा आज की तय की हुई नहीं है, कई दशक पहले की तय हुई गरीबी रेखा है, जिसको आप बताएं तो वो मतलब उससे एक समय रोटी खाना भी मुश्किल हो जाए, वो गरीबी रेखा है। तो ये हालात बने हुए हैं। इस बीच में जो देश की राजनीतिक जो गतिविधियां हैं उसको आप बंगाल में जाकर के देखिए। चुनाव बाद हिंसा तेज है, हिंसा जारी है, सरकार किस तरीके से नफरती एजेंडे पर चल रही है, केवल एक धर्म को टारगेट करके वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, और वो भी एक पहलू है। तो देश किस दिशा में जाएगा, क्या राजनीति नफरती एजेंडे पर होती रही, या राजनीति वास्तव में उस मुद्दे पर होगी जिस मुद्दे पर दे रहा है, जिसको ठीक करने की जरूरत है। वो विदेश नीति जो अंडर कर चुके हैं, इस वजह से ये ऊर्जा संकट खड़ा हुआ है,
उसको बैलेंस करने के लिए क्या देश की राजनीति होगी, ये अहम चिंता का सवाल है विपक्ष के लिए भी, देश के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनिल सिन्हा जी, आपके पास आना चाहता हूं, ज़रा आपसे समझना चाहता हूं कि विदेश में प्रधानमंत्री 7 दिनों की यात्रा पर, अब यहाँ से अगला पड़ाव उनका इटली का है, उसके बाद वापस आएंगे, लेकिन इन 7 दिनों में 7 दिनों की यात्रा, 5 देशों की यात्रा, यूएई से शुरुआत होती है, उसके बाद पहुंचते हैं नीदरलैंड्स के बाद वो पहुंचते हैं स्वीडन के बाद नॉर्वे के बाद अब वो इधर आएंगे, इटली आएंगे। तो ये सब हम देख रहे हैं, और इसको किस हिसाब से आप देखते हैं इस यात्रा को, और जो इधर हिंदुस्तान में हो रहा है जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि आने वाला आर्थिक तूफान है, ये क्या सचमुच हम ये देखें कि सचमुच आर्थिक तूफान आ रहा है जो राहुल गांधी कह रहे हैं? बहुत कुछ वहाँ की पत्रकार को अभी आपने इंटरव्यू देख लिया, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, बातचीत वो भी देखा, और जिस ढंग से उन्होंने साफ साफ कहा है कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, हिंदुस्तान में किस ढंग से मीडिया की रैंकिंग जो है वो गिरती जा रही है, और इसके अलावा भी बहुत कुछ। क्या कहेंगे इस पर? उनका ये फेल हो गया। वो किस समय में यात्रा के लिए गए थे? उस समय गए थे जब देश में आर्थिक बहुत बड़ी तबाही जिसको आप कहते हैं उसकी संभावना आ गई है, और वो एक मैनेज करने के लिए, एक नैरेटिव मैनेज करने के हिसाब से गए थे, क्योंकि जो गिर रही थी उनकी साख, क्योंकि जिस तरह से बंगाल का इलेक्शन लूट लिया, तो लूट लेने से मामला बनता नहीं है ना, क्योंकि उससे आप स्ट्रक्चरल कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जो लोगों का परसेप्शन है, लोगों के को लेकर, मतलब लोगों में जो आपकी तो वो तो बनेगी। तो इसीलिए ये जो है, इसमें प्रॉब्लम आ गया क्या कि ये तो एक तो फेल हो गई यात्रा। दूसरा है क्या कि उनका ये जो तरीका था कि ये जो इंडियन डायस्पोरा जिसको आप कहते हैं, जो विदेश में बसे भारतीय हैं, उसके जरिए डंका बजवा लेने का, वो डंका भी इस बार नहीं बज पाया। मतलब वो मोदी के नारे लगवाना, जय भारत माता की जय, अरे ये नॉनसेंस चलता है। कहीं इंडिया, भारत में भी तो सब देश का प्रधानमंत्री आता है, और यहाँ भी बहुत सारे देश के लोग आते हैं। कभी देखा है क्या कि लेकर के ये जय नॉर्वे, जय नीदरलैंड और जय चाइना कर रहा है? कोई कंट्री नहीं करता है। पाकिस्तान वाला भी आता है तो वो जो है वो उसके साथ भी इस तरह के ड्रामेबाज नहीं आते। एक तो पूरा लैंग्वेज बदल दिया है पॉलिटिक्स का। पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में है कि नहीं बाहर के लोग? कोई प्रधानमंत्री आता है, कभी सुना है कि कम्युनिटी को एड्रेस करने के नाम पर तमाशाबाजी कर रहा हो? तो वो भी जो तरीका था वो काम नहीं किया, क्योंकि वो हर जगह तो करे, वहां भी नॉर्वे में भी करके आए, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ है। हेली लिंग ने वो सब उनका ब्लास्ट कर दिया। और ये देखिए, इसका मामला ऐसा है कि लोगों को गलतफहमी होती है कि ये लैंग्वेज की वजह से या टेलीप्रॉम्प्टर की वजह से नहीं लोगों को फेस करते हैं। अगर ऐसा होता तो ये पत्रकार को बुलाते हैं कि नहीं? वो जो आता है सब, इनके चमचे सब जो आते हैं, उससे तो बात करते हैं। असल में है क्या कि प्रेस को फेस करने के लिए कंटेंट चाहिए, वो कंटेंट नहीं है। उस लैंग्वेज से इसका कोई लेना देना नहीं। इसका बहुत सारे कंट्री के नेता हैं जिनको कि अंग्रेजी भी ठीक से नहीं आती है, लेकिन वो अपना करते हैं कि नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये उससे कोई लेना देना नहीं है। मुख्य मुद्दा ये है कि ये जवाब नहीं दे सकते। वो हाँ, आप क्या जवाब दीजिएगा? आपको अगर पूछेगा कि आपके यहाँ माइनॉरिटी की हालत क्या है, पूछेगा ही, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? आप बोलिएगा कि अटैचमेंट हो रहा था, हमने उसको दुरुस्त कर दिया है, अब हम उनको क्या कहते हैं, बुलडोजर चलवा रहे हैं, हम उनको जेल में बंद कर रहे हैं, और जो पुराने मंदिर, कहीं मस्जिद बनवा लिया है उसमें मंदिर ढूंढ रहे हैं। तो वो आप बता सकते हैं क्या? आप वो पूछेगा कि उनका क्या है, उनकी भागीदारी क्या है आपके? कोई ये पूछेगा ना कि आपके मंत्रिमंडल में कोई ये क्या कहते हैं मुसलमान है कि नहीं? वो पूछेगा कि आपका सांसद, आपकी पार्टी आपके नहीं टिकट देते हैं, तो क्या जवाब देंगे? उनके पास जवाब नहीं है। दूसरा कि दुनिया में आप किसके साथ खड़े हैं? आप जाते हैं, देखिए नेतन्याहू चला रहा है इस कंट्री को। वो जब उसको ये युद्ध शुरू करना था,
तो वो वहां बुला लिया इनको। और उसके बाद अभी जब पूरा दुनिया मतलब ब्रिक्स यहाँ के लोग थे पार्टनर्स, तो ये शख्स यूएई गए हुए थे। यूएई वो पार्टनर है वहां ईरान के खिलाफ, गल्फ कंट्रीज में अकेला कंट्री है जो इजराइल के साथ है और अमेरिका को साथ दे रहा है। तो आपने ये मैसेज दिया कि हम इजराइल के साथ हैं, इसके लिए आप गए। अब नॉर्वे में अगर आपको कोई सवाल करेगा कि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, तो आप क्या बोल सकते हैं ये कि हम इजराइल का साथ देते हैं? आप क्या बोल सकते हैं कि आप फिलिस्तीन के मसले पर हम जो है चुप रहते हैं और वहां और फिलिस्तीन का जो नरसंहार करने वाला है उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं और उसको बोलते हैं कि बियॉन्ड एनीथिंग हम आपके साथ हैं। मतलब कि क्या कहते हैं, थल से लेकर जल से लेकर नभ तक हम आपके साथ हैं। ये जाकर के वादा करके आता है शख्स और वो बताता है कि ये आज सबसे जो हुआ है वहां जो किरकिरी हुई, आप लोगों ने उस पर ज्यादा नहीं किया। वो हेली लिंक से ज्यादा जो है जोकर, ये जो फॉरेन सेक्रेटरी था, वेस्ट फॉरेन सेक्रेटरी जो, उसने जोकर ने पूरा कॉमेडी करवा दी। वो कैसे उछल उछल के बोल रहा है, कभी कोई डिप्लोमेट के दुनिया में कुछ नॉर्म है ना, कैसे उछल उछल के बोल रहा है कोई बीजेपी की मीटिंग है? मूर्ख। उसने जो है पूरा बर्बाद कर दिया पूरा, मतलब इंडिया की इमेज को जो है ये मोदी और मोदी की टीम मोदी जिसको आप कहते हैं, वो सब ऐसे ही है, उसको कोई खेल कुछ आता ही नहीं है। और मैंने एक पता नहीं उसको ऑथेंटिसिटी हम नहीं जानते, रिपब्लिक भारत पर एक था क्या कि नॉर्वे इन इंडिया इन नॉर्वे करके एम्बेसी, उसने इनवाइट किया हेली लिंक को 9:30 में, कहा वो पता नहीं वो कितना ऑथेंटिक है कि आप आइए बात करने के। अरे ये इस तरह रिस्पॉन्ड करता है किसी कंट्री का एम्बेसी और उसका फॉरेन सेक्रेटरी, पूरा सत्यानाश करके रख दिया है पूरा। क्या कहते हैं, कोई आता ही नहीं। जोकर वो किस तरह बोल रहा है इंडिया सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन के बारे में आपने सही कहा कि बड़े लेख लिख सकता है। अरे लेख लिखना आजकल पत्रिका है वो जो गवर्नमेंट की बहुत सारी मैगजीन है। अनिल जी थोड़ा आपको रोकना, जी अनिल जी थोड़ा रोकना चाहूंगा। ओस्लो से सीधे नॉर्वे से जुड़ गए हैं हमारे साथी सुरेश चंद्र शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा इनसे ही समझते हैं। शुक्ला जी नमस्कार। और क्या कुछ चल रहा है नॉर्वे में? भारत के प्रेस की आजादी की चर्चा भारत में भी अब बहुत हो रही है। शुक्ला जी आवाज आ रही है? जी हाँ, आवाज आ रही है। आपको आ रही है हमारी आवाज? जी जी बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही है। हेली लिंग का आपने इंटरव्यू भेजा अभी से थोड़ी देर पहले, हमने उसका छोटा सा पार्ट दिखाया है। लेकिन शुक्ला जी जरा आपसे समझना चाहता हूं कि इसके बाद आज ओस्लो नॉर्वे से जी, और आज जो है अभी मैं सीधे सिटी हॉल ओस्लो से आ रहा हूं, जहां पर इंडो नॉर्डिक समिट थी। और उस समिट में एक बहुत अच्छी पत्रकार हेली लिंग, जिन्होंने केवल नॉर्वे में ही नहीं, अभी इस समिट के अंदर जो फ्रीडम ऑफ प्रेस जिसमें नॉर्वे नंबर 1 है, उस पर उन्होंने सवाल उठाए और उनके सवाल जो हैं बहुत वाजिब थे। जब मैंने उनसे पूछा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी आपके सामने होते और वो आपके सवालों का जवाब देते, जैसा कि उन्होंने नहीं दिया, तो क्या आप पूछती? तो उन्होंने कहा कि हम उनसे सबसे पहला प्रश्न तो ये मैं ये पूछती कि जो भारत में 12 या 13 वर्षों से जब इससे वो प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? और उन्होंने ये कहा कि एक डेमोक्रेसी में जो प्रेस की स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है और संवाद बहुत ज़रूरी है। और उसी बात को हमारे नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर यूनस गार स्टोरे ने यहाँ की TV2 और NRK जो यहाँ का राष्ट्रीय मीडिया है, उसमें उन्होंने खुद कहा। और उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि ये सवाल जो आता है डेमोक्रेसी को लेकर, तो उन्होंने कहा कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और उनकी जो भी समस्याएं, जैसे हालांकि वहाँ की जो सरकारें हैं वो चुन के आती हैं और वो यहाँ की तरह नहीं है, लेकिन यह संवाद भी ज़रूरी है। जैसे हम छोटे देश हैं तो हम लोग तकनीक में बहुत आगे हैं, टेक्नोलॉजी में आगे हैं, और जो भारत एक बड़ा देश है वह जो है और बहुत सी चीज़ों में कार्य कर सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस बात पे भी हम लोगों ने कोशिश की करने की कि यूक्रेन वाली जैसे समस्या पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। लेकिन प्रेस जहाँ तक कि फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात है, उसमें यहाँ के प्रधान सहमत थे। और मैंने भारतीय विदेश मंत्री से जाकर ऐसे ही हलो करने की बात की। मैंने सोचा कि अगर वो लिफ्ट देते हैं या हमसे बात करते हैं तो उनसे पूछेंगे, तो उन्होंने ज़्यादा लिफ्ट नहीं दिया
जबकि हमने उनके एक परिचित का नाम दिया, लेकिन वो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेहमान हैं और वो ज़्यादा व्यस्त होंगे। लेकिन फिर भी मैं भी ये चाहता हूँ कि भारत में फ्रीडम ऑफ प्रेस हो और बहुत तरीके से हो, क्योंकि प्रेस की आज़ादी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते जी। और दुनिया में अगर हमें संबंध बनाना है। जी शुक्ला जी, जरा ये बताइए कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा को नॉर्वेजियंस कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री की इस यात्रा को नॉर्वेजियन मेरे ख्याल बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि भारत और नॉर्वे के संबंध बहुत पुराने हैं। जब 1952 में नॉर्वे से बातचीत हुई, और नॉर्वे एक पहला देश है, जब भारत स्वतंत्र 1947 में हुआ था तो नॉर्वे ने पहले उसको मान्यता दी थी, और भारत ने जो है 1957 में यहाँ दूतावास खोला था। तो यहाँ के लोग ये देख रहे हैं कि कम से कम डेमोक्रेसी पे भी चर्चा हो रही है, ये भी बहुत ज़रूरी है, और यूक्रेन वगैरह की समस्या है वो भी बहुत ज़रूरी है, और ये समिट जो है ये भी बहुत ज़रूरी इसलिए भी था कि आज डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि यूक्रेन और दूसरे समस्याएं हैं उनकी तरफ हम देखते हैं। और आज की मीटिंग में शुरुआत में ही नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने जब उन्होंने शुरुआत की तो उन्होंने कहा कि वो आशा करते हैं कि भारत जो है यूक्रेन का रूस के संबंध जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें मदद करेगा। और यान गर्सर ने कहा तो, और उसमें जब प्रधानमंत्री ने भी यहाँ भाषण दिया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो उन्होंने भी यूक्रेन का नाम एक लाइन में लिया था। तो उम्मीद है कि वो इस बात पे आगे बढ़ेंगे, और इस आशा से भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि भारत एक बड़ा देश होने के नाते और उसकी जो है जो दक्षिण एशिया में उसकी सामरिक महत्व, क्योंकि उसके पड़ोसी बहुत जो देश हैं अपने, पाकिस्तान है, चीन है, श्रीलंका है, ये सब देश हैं। तो ये सब देश जो है एक सा कल्चर है और उसका भी सहयोग बढ़े, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस में जब ये बढ़ोतरी होगी तो मेरा ख्याल वे संबंध भी आगे जुड़ेंगे। और नॉर्वे वासी बहुत ही ध्यान से इसको देख रहे हैं और सब अखबार जो है बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं उन समस्याओं को भी। और ये जो इंडो नॉर्डिक समिट यानी भारतीय जो और उत्तरी देशों का जो समिट था, ये इस मामले में बहुत है, और व्यापार के अलावा भी जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस है, डेमोक्रेसी पे इंटरव्यू लेते हुए नॉर्वेजियन भारतीय मीडिया कह रही थी कि डेमोक्रेसी भी बहुत जरूरी है, सामरिक जरूरी है। और उन्होंने और सभी लोगों ने एक बात और किया कि जो पर्यावरण के बारे में भी काम किया जाना चाहिए, और पर्यावरण भी एक बहुत जरूरी है। फ्रीडम ऑफ प्रेस और डेमोक्रेसी और आपसी जो व्यापारिक समझौता है उसके लिए तो खैर बात हुई, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस आशा है कि हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी दोबारा आएंगे और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम लोग को खुश करेंगे कि देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस उम्मीद कीजिए नॉर्वे में करें ना करें, लेकिन उम्मीद हम ये करें कि कम से कम हिंदुस्तान में तो नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। जी जी, मुझे लग रहा है कि बदलाव एक जो है परिवर्तन जो है बदलाव। आप इस वक्त कहाँ हैं? आप इस वक्त कहाँ हैं? मुझे लग रहा है मैं मेट्रो में बैठा हूँ। बाहर दिखाइए, जरा बाहर दिखाइए। मैं मेट्रो में हूँ, मैं मेट्रो में किसी की शक्ल नहीं दिखा सकता। अब मैं एक स्टेशन पे रुका हूँ और अब मैं जो है ये धीरे से जमीन में बैठ गया, अब मैं फिर ऊपर उठा हूँ। ठीक कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। और मैं 3 मिनट में पहुंच जाऊंगा, 4 मिनट में ऐसे स्थान पे जहाँ, लेकिन अभी भी फ्री होके बात कर सकते हैं। पड़ोसी लोग बहुत मदद कर रहे हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल, बहुत मदद कर रहे हैं कि हम थोड़ा ऊंचा भी बोल रहे हैं। और ये बहुत अच्छा लगा कि आपने डीवी लाइव को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया। मैं ये आप कवर कर रहे हैं कि पहले आपको देखा जी। शुक्ला जी, जरा आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या जब यूक्रेन और रशिया युद्ध की बात हो रही थी तो क्या यहां पर ईरान और यूएस की बात भी हो रही थी? ईरान जंग की बात? ईरान का मैं 2 दिन की समिट में ईरान का नाम नहीं सुना। नहीं सुने? ईरान की बात नहीं हुई? मैं हर जगह नहीं गया तो ये नहीं कह सकता हूँ कि उसके बारे में बात नहीं हुई होगी, क्योंकि ये जरूर बात हुई कि दुनिया में जो है शांति होनी चाहिए और संवाद बढ़ना चाहिए। एक बार हॉर्मुज का कुछ आया था, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। कुछ ऐसा आया कि मतलब, लेकिन कोई, क्योंकि मैं आज और कल के ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया, तो आज भी पूरा कवरेज है मेरी फेसबुक पे लगा है कल का, और आज का भी लगा देंगे बाद में शाम तक, रात तक। ठीक है। और क्योंकि लेकिन फिर भी चिंतित तो लोग हैं, और यहाँ नॉर्डिक कंट्री के लोग सबसे ज्यादा चिंतित हैं ये जो सुरक्षा को लेकर, आपसी काम को लेकर। और इसमें जो है सभी का रुख बहुत अच्छा था,
और प्रधानमंत्री के आगमन को सभी ने सराहा और जी। बहुत अच्छी बात की, क्योंकि उन्होंने कोई इस प्रकार की बात नहीं की। उन्होंने हमें भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में भी अच्छी बात की और इनडायरेक्टली की, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कि किसी भी देश के संबंध खराब हों। और मुझे लगता है कि ये यात्रा जो है कई मामलों में भारतीयों के लिए भी अच्छा रहेगा और दक्षिण एशिया के लिए भी अच्छा रहेगा और नॉर्वे और नॉर्डिक कंट्रीज के जी। संबंधों के लिए भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं, और लेकिन लाइव में प्रेस हम सुन के गए थे, सिद्धिनाथ जी। मिश्र जी और जी। अमलेंदु उपाध्याय जी बहुत अच्छी प्रस्तुति कर रहे थे। जी। उससे भी मुझे देखने को शुक्ला मिला जी कि शुक्ला जी अभी तक- शुक्ला जी एक बात जी। प्रेस फ्रीडम की जब बात आई और हेली लिंग के सवाल को छोड़ते हुए नरेंद्र मोदी आगे बढ़ गए, इसके बाद पत्रकार जगत में इस पे चर्चा है क्या? ये मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ठीक से पता नहीं, मुझे लग रहा है कि हेली लिंग और इस प्रकार की और जो पत्रकार और भारतीय और नॉर्वेजियन लोग, जो दूसरे देशों के लोग भी जो नॉर्वे में रहते हैं, उन लोगों का शायद असर था कि भारत सरकार को कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। नहीं तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे जो सूचना मिली थी ये इन कार्यक्रमों की, उसमें कहीं ये नहीं था कि इस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं थी, लेकिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस- मुझे नहीं सूचना थी और हो सकता हो जी। लेकिन जो सरकारी तौर पे जैसे प्रधानमंत्री क्या था, वहाँ थोड़ी सी बहुत छोटी सी ब्रीफ थी और भी कई जगह गए। आज भारतीय लोगों ने कुछ नृत्य वगैरह भी किया, तो कल हमने बताया था, उसके साथ आज भारतीयों ने भारत माता की जय इस तरह के नारे भी लगाए। उसके दूसरी तरफ तो आज कुछ माहौल दूसरा चेंज था और एक जगह भारतीय लोगों ने अपना नृत्य और डांस वगैरह करके खुशी जाहिर की कि एक देश का प्रधानमंत्री आया है। यहाँ पर सब जगह यही चर्चा हो रही, भारत के प्रधानमंत्री आया है। देखिए हम पुराने हम देखते थे, पहले हम पिछली बार जब आए थे स्वीडन में या और कहीं, तो उनके नाम से ज्यादा बात होती थी। आज केवल भारत उसकी बात हो रही है और स्वयं भारत के प्रधानमंत्री ने भी थोड़ा सा ऐसा नहीं कहा कि स्वयं में आया तो ऐसा हुआ। तो ये मतलब मोदी ये मोदी के नारे नहीं लग रहे हैं, मोदी के नारे नहीं लग रहे हैं। जो आपने कहा ना, हो सकता है बाहर लगे, मैं बाहर नहीं था जहाँ भारतीय लोग भारत माता की जय जाते समय मैं गया तो सुना मैंने, आते समय हो सकता हुआ हो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन यह है कि पहले से बहुत बदलाव है और ये परिवर्तन, और जो आपके डीवी लाइव जो जिस तरह से ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है, और भी आज मेरी दूरदर्शन वालों से भी बात हुई, द हिंदू की पत्रकार है उनसे भी बात हुई और लोगों से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये कार्यक्रम मेरे लिए भी बहुत सीखने वाला था। और दुनिया के और देशों के भी कुछ पत्रकार यहाँ सम्मिलित थे, जबकि ये भारतीय और नॉर्डिक कंट्रीज का जी जी बहुत शुक्रिया सुरेश चंद्र शुक्ल हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत शुक्रिया सुरेश जी, इस चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और सीधे नॉर्वे से, ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से हमारे साथी सुरेश चंद्र जी, शुक्ल, हमारे स्वामी जी और हमारे संजय जी, सभी जो लोग बैठे हुए हैं। प्रेम कुमार जी बहुत ही अच्छा बोलते हैं, अक्सर सुनते हैं। और प्रशांत जी का जवाब ही नहीं है। और हमने देखा सिन्हा साहब, अनिल सिन्हा जी तो बहुत ही कई चैनलों में आते हैं। अमरेंद्र उपाध्याय जी का कहने ही क्या है, जो व्यंग में बातें करते हैं। और प्रशांत जी गंभीर रहते हुए ऐसी प्रश्न करते हैं। आप सभी लोगों का आभार और धन्यवाद, और बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सुरेश जी, आप जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर कोई ऐसा माहौल नहीं है, भारतीय पाकिस्तान दूसरे सारे मिलजुल के रहते हैं। अभी भी हमारे पड़ोस में बैठे हुए हैं। और मैंने एक कविता में कहा था कि सुना था जो भी कि दिल्ली मिला इलायची जो पान में इलायची। बहुत धन्यवाद। मेरा जो है मेट्रो स्टेशन आ गया, 30 मिनट तक आले सामने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप जुड़े, भले मेट्रो से जुड़े लेकिन आप जुड़े, बहुत शुक्रिया। आना चाहता हूं, आगे बढ़ते हैं जल्दी से अमलेंदु जी आपके पास। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे में और 2 दिनों की यात्रा उनकी, और नॉर्वे काफी चर्चा में आ गया क्योंकि वहां पत्रकारों के सवाल का जवाब देने से कतराते नजर आए प्रधानमंत्री, वहां से भागते हुए नजर आए प्रधानमंत्री, और उसके बाद ये चर्चा में और भी रहा। इसलिए जल्दी से अमलेंदु जी और फिर स्वामी जी पहले आपके पास आता हूं, फिर अमलेंदु जी आपके पास आता हूं। स्वामी जी, जरा सुरेश चंद्र शुक्ल बहुत पुराने साथी हमारे, देशबंधु के संवाददाता, और लगातार पूरे यूरोप को कवर करते हैं नॉर्वे में बैठकर, और खासकर नॉर्दर्न पार्ट को काफ़ी अच्छे से कवर करते हैं। तो वो वहाँ की पूरी बात वो बता ही रहे थे। आपकी एक छोटी टिप्पणी स्वामी जी। देखिए राजीव जी, जो शुक्ला जी ने कहा, देखिए वास्तविकता यह है इस समय जो मेन मुद्दा है जिस पे पूरे विश्व का ध्यान है
और भारतवासियों का भी ध्यान है और हम जर्नलिस्टों का भी ध्यान है, सब लोगों का ध्यान है, वो ये क्या इससे ये घटना जो घटी है इससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है या घटी है? तो मेरे ख्याल से इसकी भारत की प्रतिष्ठा तो नहीं बढ़ी, क्योंकि आज तक क्या पिछले 80 साल में एक भी प्रधानमंत्री या विश्व का कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री जो कहता है कि वो लोकतंत्र में विश्वास करता है, उसका देश लोकतांत्रिक देश है, वहां पे क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के प्रेस के प्रश्नों का जवाब न देना, ये किस प्रकार का इतिहास हम लोग रच रहे हैं? जैसे पहले जाके हमने अमेरिका में कह दिया इस बार ट्रंप सरकार, वो भी इतिहास एक नए प्रकार का इतिहास हमने रच दिया था। फिर यहाँ पे जिस प्रकार की ट्रोलिंग हो रही है उस बालिका की, उस बच्ची की, जो अपने धर्म का पालन कर रही थी, जो उसका जर्नलिज्म का धर्म था उसका पालन कर रही थी, वो प्रश्न पूछ रही थी। उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जिस प्रकार से अपने को कंडक्ट किया, उससे लगता है कि वास्तविकता में केवल एक व्यक्ति को खुश करने के लिए हर आदमी गलत दिशा में अगर कोई जा रहा है तो उसको गलती दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहा है। भाई हमारा देश एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, बहुत हमारी गहरी जड़ें हमारे लोकतांत्रिक उसकी हैं, हमारी परंपराएं हैं, विचार विमर्श और ये सारे आपस के डिस्कशंस ये डेमोक्रेसी का आधार हैं। जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, हमारे स्टडी सर्कल्स होते थे, हम लोग एक गोला बना के बच्चे बैठ जाते थे, उसमें कम्युनिस्ट भी होते थे, आरएसएस वाले भी होते थे, सोशलिस्ट भी होते थे, कांग्रेसी भी होते थे, विचार विमर्श होता था, हीटेड आर्गुमेंट्स होते थे, इससे सब लोग दूसरे का पक्ष समझ सकें और एक सही रास्ता ढूंढ सकें। लेकिन जहां पे चर्चा को ही बिल्कुल ठप कर दिया जाए तो ये तो बिल्कुल उस प्रकार की चीज बनाने का प्रयास हो रहा है जैसे नॉर्थ कोरिया बना, जैसे रूस बना, जहां चीन बना, जहां पे एक पक्षीय संवाद होता है। तो असली मुद्दा ये है, ये जो घटना घटी है और जो नीदरलैंड्स के अंदर हुआ, नीदरलैंड्स के अंदर भी जो हिंदू मुसलमान नैरेटिव की बात हुई, तो हमारी प्रतिष्ठा कैसे बढ़ रही है। और राजीव जी, सबसे ज्यादा जिस बात से मैं चिंतित हूं, मेरे भारतवासी, मेरे हिंदू भाई बहन, 4 करोड़ लोग जो क्रिश्चियन देशों में रहते हैं और 1 करोड़ जो मुस्लिम देशों में रहते हैं, उनको अगर इस प्रकार से ये खबरें मिल रही है और उसका एक अच्छा कन्विंस करने वाला जवाब हमारे देश के नेता से नहीं मिल रहा है कि हमारे देश के अंदर इतनी ज्यादा खराब स्थिति नहीं है, और जहां पे वेस्ट बंगाल के अंदर चीफ मिनिस्टर खुलेआम कह रहा है कि सबका साथ सबका विकास के बाद अब सबका हिसाब भी होगा, और जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है, तो ये कौन सी लोकतांत्रिक परंपरा है कि कोई आपको वोट अगर नहीं देगा तो उसके ऊपर आप उसके काम नहीं करेंगे या उसको नेग्लेक्ट करेंगे, बुलडोजर चलाएंगे, इस प्रकार की चीज करेंगे। तो मैं चिंतित नहीं हूं किसी और चीज के लिए, किसी राजनीतिक दल के लिए चिंतित नहीं हूं, मेरे को अपनी चिंता भारत माता के लिए है। लेकिन हमारी ये प्रतिष्ठा इस घटना के बाद गिरी है, और इसको उठाने के लिए जो शुक्ला जी कह रहे थे, कल एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, पूरा विचार विमर्श होना चाहिए, पत्रकारों को डांट के डपट के चुप कराने का प्रयास नॉर्वे जैसे कंट्री में नहीं होना चाहिए, जहां प्रेस फ्रीडम में वो टॉप लेवल के हैं, वहां पे उसके प्रश्नों का जवाब देना चाहिए, और रात भर में बैठ के वहां के जितने भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लोग हैं उसके जवाब बना लें, और कल हमारा मस्तक फिर दोबारा खड़ा हो कि हमारे देश की प्रतिष्ठा इन 2 घटनाओं से नहीं गिरी है। लेकिन ऐसे आईएफएस ऑफिसर्स अगर हमारे देश के अंदर हैं जो मर्यादाओं को नहीं जानते हैं, जो प्रोटोकॉल को नहीं जानते हैं, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वामी जी, बिल्कुल सही टिप्पणी आपकी और बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी। जरा अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूँ। अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए भारत की बात, विदेश की बात हम लोग काफ़ी कर ही रहे हैं, लेकिन देश में भी, और खासकर राहुल गांधी की आज की टिप्पणी, उसको कैसे देखते हैं आप? एक तो राहुल गांधी की आज की टिप्पणी जो है कि एक आर्थिक तूफान आने वाला है, ये बहुत गंभीर टिप्पणी है। और राहुल गांधी इस बात को, मुझे लगता है दूसरी बार उन्होंने इस तरह की बात कही है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, जाने कहाँ की बातें करते रहते हैं। ये सब भी आज राहुल गांधी ने, राजीव जी, कहा। तो ये जो कहा राहुल गांधी ने, तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे, और राहुल गांधी ने जब जब चेताया है, राजीव जी, वो चीज़ें सामने आई हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि तूफान आने वाला है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि अर्थव्यवस्था खतरे में है और काफ़ी नुकसान देश का होने वाला है। तो जब राहुल गांधी चेता रहे हैं और प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि राहुल गांधी की चेतावनी सही है, तो प्रधानमंत्री देश को ये बताएं कि इस तूफान से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं।
राजीव जी, जब सुनामी आई थी तो उससे निपटने के यहाँ इंतजाम किए गए थे, आपको याद होगा अच्छे तरीके से, और सुनामी के बाद भी फिर इंतजाम किए गए उससे निपटने के। इसी तरीके से और चक्रवाती तूफान आते हैं तो उनसे निपटने के इंतजाम किए जाते हैं। पहले भी कहा जाता है कि भाई समुद्र के किनारे जो लोग हैं वो छोड़कर चले जाएं, दूर चले जाएं, लोगों को वहां से विस्थापित किया जाता है, कैंप लगाए जाते हैं। आखिर सरकार, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि परिस्थितियां खराब होने वाली हैं और स्थिति नहीं सुधारी गई तो गरीबी की रेखा से नीचे लोग चले जाएंगे, तो उसके लिए फिर क्या उपाय किए जा रहे हैं, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को क्यों नहीं बताते? ये जिम्मेदारी किसकी है? राजीव जी, इस तूफान से निपटने के लिए मुझे और आपको तो काम नहीं करना है। जो तूफान आने वाला है, जिसको प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं कि आखिर तूफान आने वाला है, तो उस तूफान से निपटने की जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, क्योंकि देश वही चला रहे हैं। लेकिन वो तो विदेश में घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं वहां। तो ये राजीव जी एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर ये सरकार क्या कर रही है। जिस बात को नरेंद्र मोदी स्वीकार कर चुके हैं उसका जवाब नरेंद्र मोदी क्यों नहीं दे रहे कि सरकार क्या करने वाली है। दूसरा राजीव जी, प्रधानमंत्री की नॉर्वे की यात्रा को लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। एक तो प्रचार किया जा रहा है कि 47 साल के बाद भारत का प्रधानमंत्री नॉर्वे गया, बहुत अच्छी बात है, 47 साल के बाद गया। अब भारत का प्रधानमंत्री चूंकि विश्व विजय पे निकलता ही रहता है तो कहीं 47 साल बाद पहुंच जाता है, कहीं 53 साल बाद पहुंच जाता है। बाकी प्रधानमंत्री जो थे वो चूंकि देश के लिए काम करते थे, वो देश में रहते थे। हमारा प्रधानमंत्री चूंकि बाहर ही घूमता रहता है, बाहर के लिए काम करता है, तो बाहर घूम रहा है हमारा प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री है। लेकिन राहुल गांधी ने राजीव जी आज वो जो विदेश सचिव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसका एक चित्र जो था वो शेयर करते हुए जो टिप्पणी की है वो बहुत गंभीर टिप्पणी है, और ये सवाल खड़े करती है कि क्या प्रधानमंत्री की नॉर्वे की यात्रा अडानी का कारोबार बचाने के लिए की गई। ये सवाल है राजीव जी। राहुल गांधी ने जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक जो था वो करते हुए और एक जो ट्वीट किया और उसमें दिखाया है कि मतलब आप समझ सकते हैं, कपड़ों से पहचान सकते हैं कि धड़ जो है वो तो प्रधानमंत्री का दिखाई पड़ रहा है, ऊपर जो है वो मोडानी अडानी बने हुए हैं। और एक तरफ खबर लगी हुई राजीव जी फरवरी 2026 की कि अडानी को नॉर्वे में ब्लॉक कर दिया गया है, ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। और दूसरी तरफ राजीव जी ये खबर लगी हुई है कि साहब 47 साल के बाद भारत का प्रधानमंत्री कोई नॉर्वे जा रहा है। बहुत खतरनाक स्थिति की तरफ राहुल गांधी ने राजीव जी संकेत दिए हैं कि प्रधानमंत्री की यात्राएं अभी भी अडानी के हितों को ध्यान में रखकर की जा रही हैं, और राहुल गांधी फिर इस बात को दोहरा रहे हैं कि अडानी ही मोदी हैं और मोदी ही अडानी है। ये एक तरीके से राहुल गांधी कहने का प्रयास कर रहे हैं, मुझको ऐसा लगता है राजीव जी। चूंकि ये ट्वीट जो हम लोगों के बराबर में चल रहा है राजीव जी, यही राहुल गांधी का वो ट्वीट है जिसमें राहुल गांधी ये बता रहे हैं कि किस तरीके से अडानी को ब्लैकलिस्ट करता है नॉर्वे। फरवरी 2026 में वो खबर आती है और उसके बाद प्रधानमंत्री का दौरा लग जाता है नॉर्वे के लिए। 47 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री जाता है। तो राजीव जी, जो तूफान आने वाले आप बात कह रहे हैं राहुल गांधी, तो इस तूफान को लाने में कितनी भूमिका अडानी की है और कितनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, क्या इस पर चर्चा तूफान आने के बाद होगी या इससे पहले भी इस पर चर्चा हो सकती है राजीव जी? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या ये तूफान आने से पहले चर्चा होगी? जरा प्रशांत जी को स्क्रीन पे ले आइए, हमारे तमाम साथियों को। और प्रशांत जी, कैसे देखा जाए इसमें हिंदुस्तान की बात करें, हम नॉर्वे की बात तो कर ही रहे हैं। प्रधानमंत्री अब वहाँ से रोम के लिए रवाना हो गए, इटली के लिए, और वहाँ आखिरी पड़ाव है उनका, और लौट आएंगे फिर 21 तारीख को, 20 कल है, कल रात तक लौट आएंगे। लेकिन इधर हिंदुस्तान में जो चल रहा है, हिंदुस्तान भी इंतजार कर रहा है उनका सप्ताह भर से। सुन रहे थे आप जी, मैं ये इसलिए केवल एक बात ये जोड़ना चाहता हूँ जो अनिल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री का जवाब न देना तो था ही गड़बड़। ये जो विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये मजाक है। मतलब आप मखौल बनवा रहे हैं अपने देश का, आप वहां पे निबंध लिख रहे हैं, जो आपने अपने इंटरव्यू में बताया। आपसे किसने कहा था? मैं मान लीजिए कि ट्रंप यहाँ पे आए और मैं प्रेस वार्ता में हूँ और मैं उनसे पूछूं कि आपने भारत के ऊपर जो है टैरिफ क्यों लगाया इतना। भारत एक सॉवरेन कंट्री, वो आपसे पूछ के तेल नहीं खरीदेगा। और मुझे ट्रंप इस सवाल का जवाब देने की जगह बताने लगे कि जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में, अब्राहम लिंकन के बारे में, और ये बताने लगे कि साहब हमारे देश में भी संविधान है, हम संविधान के हिसाब चलते हैं। तो ये तो चालाकी है ना, और ये चालाकी बदतमीजी भरी चालाकी है, और ये बिल्कुल
किसी भी मॉडर्न डेमोक्रेसी में एक्सेप्टेबल नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा छवि खराब होगी। जो डैमेज कंट्रोल करने की जगह वो उल्टा और वो हो गया। दूसरी बात, प्रधानमंत्री देश को भाषण देके कि विदेश यात्राएं ना करो, वो विदेश यात्राएं कर रहे हैं। और विदेश यात्रा में जो हो रहा है हम 1 घंटे से देख रहे हैं यहाँ पे। उसके अलावा वो कह रहे हैं सोना मत खरीदो, पेट्रोल कम खर्च करो, तेल मत खाओ। दुनिया भर की बात कर रहे हैं कि आपको विदेशी मुद्रा बचानी है। और भारत का अर्जित मनी, भारत का से अर्जित पैसा, मुकेश अंबानी $300 बिलियन अमेरिका में रिफाइनरी लगाएंगे, अमेरिका के लोगों को नौकरी देंगे, अमेरिका के टैक्स को के खजाने भरेंगे, भारत के लोगों से वसूल कर। अंबानी का एम्पायर कहाँ है? भारत में है। जो पैसा कमाते हैं भारत से कमाते हैं वो, और भारत से कमाया हुआ पैसा वो $300 बिलियन अमेरिका में खर्च करेंगे। अडानी साहब घूस के मामले को अमेरिका को घूस दे के छूट जाएंगे और वहां पे वो $10 बिलियन खर्च करेंगे। $10 बिलियन कहाँ से कमाया है? क्या अमेरिका से कमाया उन्होंने? जो खर्च कर रहे हैं भारत से कमाया है। भारत के सरकारी जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एयरपोर्ट्स, उससे कमाया है। कौड़ियों के भाव उनको जमीनें दी जाती, उससे कमाया है। और वो पैसा आप $10 बिलियन खर्च करेंगे। और जिस आर्थिक तूफान की बात हो रही है, क्योंकि अभी समय कम है, बहुत सी बातें नहीं कर सकते हम, वो डॉलर का 97 रुपए के आसपास जाना ही अपने आप में इंडिकेशन है कि बहुत बड़ा आर्थिक संकट आपके पास है। जी। और तमाम और इंडिकेशंस मिल रहे हैं जिसमें कि लग रहा है कि आगे आने वाला दिन, आगे आने वाला वक्त बहुत मुश्किल भरा है भारत के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी के पास कोई विजन नहीं है। पिछले 12 साल में हमको कोई विजन नहीं दिखाई दिया, अभी भी कोई विजन नहीं है। इससे निकालने का, प्रचार का इनके पास एक तरीका है, प्रचार जरूर कर देंगे उसका, लेकिन इनके पास अपना कोई विजन नहीं है। फोटो रिलीज कर देंगे कोई बुलेट ट्रेन की और उसी पे अपना उनका एक रवांडा मीडिया है वो चलता रहेगा, लेकिन इनके पास कोई ठोस सॉल्यूशंस नहीं है, क्योंकि जनता इनकी प्राथमिकता में नहीं है। और अब तो और भी नहीं है, अब इनको फिक्र भी नहीं है। SIR से वो चुनाव जीत जाएंगे। ज्ञानेश कुमार मोदी जी को कोई भी चुनाव जितवा देंगे अब, अगर उनको रोका नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट उनको रोकेगा नहीं, मीडिया उनके पास है एक, तो उनको जनता के दुख दर्द की चिंता ही नहीं है। उनको मालूम है कि जनता जितना भी जो है वो शोर मचाए, भूखों मर जाए, वो 200 रुपए का पेट्रोल खरीदे, उस जनता उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि ज्ञानेश कुमार SIR करके उन वोटरों को हटा देंगे जो इनके खिलाफ वोट देते हैं। तो स्थिति प्रेस फ्रीडम की तो है ही, ओवरऑल डेमोक्रेसी की स्थिति बहुत ही संकट में है, और उसी से आर्थिक संकट है। जी, आर्थिक संकट उसी से है। प्रेम कुमार जी, आपको क्या लगता है, राहुल गांधी क्या यहाँ कोई उम्मीद की किरण है देश के लिए? अनम्यूट कीजिए प्रेम कुमार जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। आवाज नहीं आ रही प्रेम कुमार जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप रिकनेक्ट कीजिए। तब तक अनिल सिन्हा जी आपके पास आता हूं इसी सवाल के साथ। क्या यहां पर खासकर राहुल गांधी जो चेता रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, वे मीडिया की बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री, देश के सत्ता की बात कर रहे हैं, चुनौतियों के बारे में बता रहे हैं, इसको किस ढंग से देखा जाए? ये देखिए क्या है, सबसे जो अंडर वैल्यूड पॉलिटिशियन इंडिया में वो राहुल गांधी है। काफी समझदारी की बातें करते रहे हैं, डिसेंट बिहेवियर है और कंपैशन उनका दिखाई देता है।
अब इससे ज्यादा किसी नेता में और क्या देखना चाहिए। लेकिन ये ऐसा यहाँ मतलब माहौल क्रिएट किया। अब माहौल क्या अभी लिख रहा है वो अमित मालवीय जो है, आप कंट्री की हालत क्या है, वो लिखता है लुनेटिक कांग्रेस। हम जो उसको जेल नहीं जाना चाहिए। ये जो मेन अपोजिशन पार्टी है उसको लिखता है लुनेटिक कांग्रेस। ऐसे राहुल गांधी के बारे में बदतमीजी से बात करता है। तो एक ऐसा माहौल बनाकर रखा हुआ है जिसमें कि जो समझदार लोग हैं उनकी कोई इज्जत ही नहीं। चुनाव तो जीते थे, लोहिया भी नहीं जीत पाते, लेकिन उनकी इज्जत तो थी। कोई उनको इस तरह से बदतमीजी से बात कर सकता था क्या? चाहे एस्टेब्लिशमेंट में बैठा हो, चाहे अपोजिशन में बैठा हो, या अदालत में हो। और अंग्रेजों की अदालत में भी उनको जब कमेंट हुआ तो उसने कहा कि एक पढ़ा लिखा और विद्वान आदमी हमारे सामने है। 44 के पहले इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था उसमें जेल गए, तो उसने कहा कि हमारे सामने एक ऐसा आदमी है जो काफी पढ़ा लिखा है और बहुत ही जानकार है। वो भी अदब से हमारे यहाँ कल्चर जो बीजेपी ने पूरा कल्चर खत्म कर दिया है, पॉलिटिकल कल्चर और डायलॉग और डिस्कोर्स का कल्चर ही खत्म कर दिया है। अब वो जो बोल रहे हैं वो लगातार बता रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि वो उसके पास सुनेगा क्यों, कैसे? क्योंकि अडानी और अंबानी बीच में है। आपके प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वहां के बारे में खबर आती है क्या कि वहां गए थे अडानी का कोई केस सॉल्व करने के लिए। अब ऐसा हमें अब इस बारे में नॉर्वे के बारे में भी कुछ आया हुआ था, लेकिन भाई हम खबर, क्योंकि सोशल मीडिया में स्क्रूटनी करना खबर का सबका उतना मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता है। तो कितनी दूर तक सही है कि ब्लैक लिस्ट थे, उस ब्लैक लिस्ट निकाला गया है, कुछ ऐसा कुछ टाइप का। हर जगह जो है, ऑस्ट्रेलिया में वही, श्रीलंका में वही, बांग्लादेश में वही। जब आपका ये प्रधानमंत्री की ऐसी इमेज होगी, अब कोई सोच सकता था कि जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी कहीं जा रहे हैं और कोई जो है किसी बिजनेसमैन के लिए कुछ बोलने वाले हैं। बिजनेसमैन ही उसकी हिम्मत नहीं होती कि उनको जाके बोल पाता। आपके कम से कम उतनी वो वीपी सिंह के साथ भी था। कोई ऐसे किसी कोई फटकता हुआ जो है मुंह नहीं लगाते थे। तो मतलब कोई डिग्निटी नहीं रह गई है। मैं आपको कहूंगा कि फिट नहीं है रिप्रेजेंट करने के लिए इंडियन इथॉस को, इंडिया के न कल्चरली न पॉलिटिकल। अब वो मुश्किल ये है कि उसमें ऐसे ये क्या कहते हैं डिस्कोर्स में जो कि लोप साइडेड है और बहुत ही गंदा और भद्दा है, उसमें आप राहुल गांधी जैसा अगर आपके पास है भी पॉलिटिशियन तो उसका कोई यूज नहीं हो पा रहा। अब अभी बताइए कि जो प्रधानमंत्री कोई वो कैसे इकोनॉमी के बारे में बात करेगा। एक बार कोई संसद में संवाद नहीं करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, लोगों से मिलते नहीं। पढ़े लिखे लोगों का एक होता है, हर एक ये प्रधानमंत्री के पास होता है, तो वो ऐसे लोगों से, इंटेलेक्चुअल्स इन लोगों से मिलता दिखता है, वो उससे मिलते नहीं। उसके बाद सर्वदलीय बैठक नहीं होगी। अपनी पार्टी की भी मीटिंग, हमको नहीं लगता है कि मेरे ध्यान में नहीं आता, आप लोगों को करेक्ट करिएगा, बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई है क्या इस बीच में? इतने बड़े बड़े मसले आ गए, एक बार भी बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी में है कि देश की हालत खराब है, एक बार जरा अपनी पार्टी के लोगों से बात किया। एक तमाशा एनडीए के नाम पर करते हैं और जितने हैं क्या कहते हैं सेल्फ सीकर्स और कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिशियंस, उसको इकट्ठा करके अपने पक्ष में प्रस्ताव पारित कराते हैं और चुनाव आपने देख ही लिया है। तो ऐसे समय में होप तो एक राहुल गांधी है, लेकिन इतना भी मान लीजिए कि कांग्रेस भी उनका वैल्यू तो बाद में करने लगी भारत जोड़ो यात्रा के पहले। नहीं तो 23, 22 क्या क्या G23 सब चालू था कि राहुल गांधी से नहीं संभल रहा है। मतलब जो बीजेपी वाला प्रचार कर रहा था वही अंदर में उन पर कर रहा था, और वो जब बैठा हुआ है। तो राहुल गांधी के रास्ते बहुत कठिन है, पूरा मीडिया है, पूरा इकोसिस्टम है जो उसके खिलाफ है। उनको हमको लग रहा है कि और मोर ऑर्गेनाइज्ड वे में ये पॉलिटिक्स को अपने ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, जिसमें कि कांग्रेस का रिनोवेशन फिर और ज्यादा बेहतर ढंग से करें, ये उसकी जरूरत है। अभी ऐसे उनका था इलेक्शन पर इलेक्शन, ये गणेश कुमार एंड कंपनी के जरिए जीतता जाएगा और वो अपना बोलते रहे। जी
बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जरा आना चाहता हूं जल्दी से प्रेम कुमार जी, आवाज आ रही है हमारी? जी जी, आपकी पूरी आवाज आ रही है। हाँ, आपकी भी आ रही है, बढ़िया, अच्छी आवाज आ रही है। जरा बताइए कि राहुल, वही सवाल, राहुल गांधी तमाम बातें बोल तो रहे हैं, बता तो रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, उनकी बातें सही भी होती हैं और लगातार सही होती आ रही हैं, पिछले हम लोग देख रहे हैं। राहुल गांधी ने 2014 से लेकर 2026 तक अभी तक 129 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली हैं, 129 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। मोदी जी एक भी नहीं किए। खैर, लेकिन मामला यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं है। मामला जो है, जिस तरफ वो सचेत करने की कोशिश करते हैं राहुल गांधी, उससे सिर्फ वो कह रहे हैं, उससे देश को क्या फ़ायदा हो रहा है? देश को बेनिफिट मिल रहा है? नरेंद्र मोदी की सरकार पर इसका असर पड़ रहा है? और अगर ये नहीं पड़ रहा है तो फिर तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, हो हंगामा होता रहेगा, खबरें चलती रहेंगी, आती रहेंगी, बनती रहेंगी। कैसे देखते हैं इसको आप? जी देखिए राजीव जी, राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो, उसका प्रभाव जो है वो जनता इनडायरेक्ट रूप में महसूस कर रही होगी। जैसे चुनाव चोरी का सवाल है, तो वो आज भी बोल रहे थे कि चुनाव चोरी हो रही है। पहले चुनाव चोरी दूसरे तरीके से होती थी, अब चुनाव आयोग को ही चुनाव चोरी के काम में लगा दिया गया है। SIR उसका तरीका है। ये बात राहुल गांधी ने आज कही। तो अब है कि चुनाव चोरी से जनता कैसे अफेक्ट हो रही है, ये जनता को जागरूक भी होना है और समझना भी है। लेकिन चुनाव चोरी डेमोक्रेसी को पूरी तरह से तहस नहस कर रहा है। चुनाव का कोई मतलब नहीं रह गया है, वो बात है। दूसरी बात है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं विदेशी शक्तियों के सामने। जो गौतम अडानी आज अरबों रुपए जुर्माना भर के या इन्वेस्टमेंट का वादा करके आरोप मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं, आरोप मुक्त हो भी नहीं रहे हैं लेकिन कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन हो, तो उसके साथ सरकार खड़ी है, नरेंद्र मोदी खड़े हैं। भाई, जब DOJ अपना एक नोटिस तामील कराना चाहता है तो भारत सरकार को एड्रेस नहीं मिलता है अडानी का, और जब ये जुर्माना भरा जा रहा है और सारी डील हो रही है, तो ये नरेंद्र मोदी और अडानी के मिली भगत के बगैर नहीं हो सकती है। ये भी राहुल गांधी बता रहे हैं। तो ये किस कीमत पर हो रही है वो समझा रहे हैं। तो वो जो समझा रहे हैं तो वो भी अप्रत्यक्ष ही है, मतलब भौतिक रूप से ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई चीज पकड़ ली है। वो बता रहे हैं कि देखो, ट्रेड डील में जो हुआ है ये तो कभी नहीं हुआ था, अभी क्यों हुआ, क्यों कृषि जो है हम विदेश के हवाले कर दिए, क्यों हम अमेरिका के किसानों के लिए अपना बाजार खोल रहे हैं और अपने किसानों की चिंता नहीं कर रहे हैं। इस तरह से वो समझा रहे हैं, लेकिन इसको रिलेट कर पाना, ट्रांसलेट कर पाना इमोशनली, पॉलिटिकली, ये जो काम है अभी टास्क है भारत के अपोजिशन के सामने, एक बड़ा टास्क है। तो राहुल गांधी एक तरह से मार्ग प्रदर्शक बोल सकते हैं अपोजिशन की आवाज को, कि सत्ता वो हथकंडे अपना रही है सत्ता में बने रहने के लिए और देश को भी दांव पर लगा देने के लिए, अपने आर्थिक साम्राज्य को, कुछ जो क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं उनको बचाने के लिए। तो ये जो बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं जो देश के खिलाफ है और जिसका खामियाजा देश की जनता भुगत रही है। हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी क्यों होगी कि भाई हम ईरान से तेल नहीं लेंगे, रूसिया से नहीं लेंगे और हमारे यहाँ तेल का संकट रहेगा। तेल का संकट रहेगा तो हम कहीं से भी तेल क्यों नहीं लेंगे? ये जो सवाल उठना चाहिए, इस सवाल की ओर वो जनता के सामने जा रहे हैं लेके, और कह रहे हैं कि बहुत बड़ी आर्थिक जो दिक्कत है, आर्थिक संकट है, वो आने वाला है और इसके लिए जनता को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भुगतना तो आम जनता को है। मोदी अडानी इस संकट को नहीं भुगतेंगे, जो पैसे वाले हैं वो इस संकट को नहीं भुगतेंगे, आम लोग भुगतेंगे। उनकी रोजगार खत्म हुई है, उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए ये दिक्कत उनके ऊपर आने वाली है। तो ये करोड़ों लोग एक साथ उस आर्थिक संकट में झुलसने वाले हैं जिस बारे में राहुल गांधी बोल रहे हैं।
और समझना तो पड़ेगा जनता को, चाहे चुनाव चोरी समझना हो या सरेंडर समझना हो, चाहे विदेश नीति को गिरवी रखने की बात हो, इसको समझे बगैर देश की राजनीति अब स्टिल वाले पोजीशन में है। कोई बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इस पर बोल नहीं रही है। ये नेशनल और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल गंभीर है, चिंता का विषय है और इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है, सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी। विपक्ष अपना काम कर रहा है खासकर। चलिए, बहुत सारी बातें और इस पर और चर्चा करेंगे आने वाले समय में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, अमलेंदु जी साथ में जुड़े थे, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों जो हमारे साथ बने रहे इस चर्चा में। पंकज कुमार जी हमारे साथ है, पंकज जी हमारे साथ